व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट के ऊपर वीडियो नंबर 2 को लेकर। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 को चेकआउट नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को करिए पॉज एंड वीडियो नंबर 1 को आप जाके करिए चेकआउट। वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स में। हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स में कॉस्ट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिला के बनता है। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट करके भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। फिर हमने बात किया था अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने बात किया था कॉस्ट फंक्शन के बारे में कि कॉस्ट फंक्शन हम लोग को बोलता है कि देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप विच इज टेक्निकल इन नेचर बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट। जैसे जैसे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ने वाला है वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ेगा। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। हमने बात किया था जनरली तीन टाइप के कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक आपका टोटल्स होता है, एवरेजेस होता है और मार्जिनल होता है। सो टोटल के अंदर आपको तीन अलग अलग टाइप के कॉस्ट्स के बारे में बोला गया था। सबसे पहला था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फाइनली इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था टोटल कॉस्ट के बारे में। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक फर्म को टोटल प्रोड्यूस करने में जितना भी खर्चा हो रहा है उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये वो खर्चा होता है जो कि आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर आउटपुट बढ़ेगा तो आपका ये खर्चा बढ़ेगा। एंड फाइनली टोटल कॉस्ट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? टोटल कॉस्ट आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दो अलग अलग चीजों को मिला के होता है। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सारे अलग अलग कॉस्ट्स के कर्व्स को भी देखा था। ईएफसी के केस में कर्व दिखता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के केस में ये कर्व हम लोग को दिखता है, इट्स अ इन्वर्टेड एस शेप। ये इन्वर्टेड एस शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। एंड टोटल कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी इन्वर्टेड एस शेप होता है, लेकिन ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है उस पॉइंट से जहां पे आपका ईएफसी का कर्व स्टार्ट होता है। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये सारा सारा ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला बात करते हैं अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब बच्चा यही होता है कि ये पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है। सर एएफसी जो है आप उसको कैसे निकालते हैं? एएफसी को निकाला जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी। व्हाट इज एएफसी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। आप लोगों को जब लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, एक रेंट करके एक एग्जांपल बोला गया था जो कि मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जो कि आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो अगर रेंट के बारे में बात किया जाए, एक फैक्ट्री के बारे में बात किया जाए, एक फैक्ट्री में लेट्स से रेंट उस फैक्ट्री का है 10,000 रुपीज। ठीक है। और वहीं पर उस फैक्ट्री में अगर टोटल आउटपुट 10 यूनिट्स को बनाया जा रहा है, तो आप मेरे को बताइए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10,000 डिवाइड बाई 10 विच इज 1,000। ठीक है, करेक्ट। अगर उस फैक्ट्री में हम लोग का आउटपुट बढ़ के हो गया 20 यूनिट्स, तो उस फैक्ट्री में अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये आप लोग का हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 20 विच इज 500। ठीक है। अब अगर उस फैक्ट्री में आपका क्वांटिटीज बढ़ के 100 हो गया, तो उस फैक्ट्री में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 डिवाइड बाय 100 विच इज 100। ठीक है। तो एक चीज देखिए, ठीक है, आई होप मैंने सही किया है, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 1,000। यस, मैंने सही किया। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कैसे मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली छोटा होते जा रहा है। तो जब मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को ग्राफ में बनाने का कोशिश करता हूं तो मेरे को उसका कर्व कुछ ऐसा दिखता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व हम लोग को कैसा दिखता था? इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व सर कैसा दिखेगा? इसका शेप रहने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है। ये है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व। सर ये शेप के आप कुछ बोलते हो, इसका कुछ स्पेशल नाम है? यस, ये शेप का एक स्पेशल नाम है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। जनरली जब कभी भी इसको बनाया जा रहा है, आपके एक्स एक्सिस में क्वांटिटी होता है और आपके वाई एक्सिस में लेट्स से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका शेप ऐसा क्यों है? इसका शेप ऐसा है बिकॉज जैसे जैसे मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कमते जाएगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कमते जा रहा है जैसे जैसे मैं अपने क्वांटिटीज को बढ़ा रहा हूँ। सो दैट इज द रीजन व्हाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये कर्व में आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, लेट्स से मैं ये वाला एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाले पॉइंट की मदद से मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। चलिए, ठीक है, ये बन गया मेरा रेक्टेंगल। लेट्स से ये रेक्टेंगल का एरिया आपने कुछ निकाला जिसको आप ए बोल रहे हो। तो अगर इसी कर्व में आप कुछ और पॉइंट को भी चूज करोगे, उसके मदद से भी अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, तो उसका एरिया भी ए ही आएगा। ठीक है, समझ में आया?
तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कर्व के अंडर में कोई भी एक पॉइंट से जो रेक्टेंगल बनाया जाएगा, वो सारे के सारे रेक्टेंगल्स के एरिया सेम रहने वाला है। सो ये है इसके नाम के पीछे का रीजन। ठीक है। अच्छा, एएफसी के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। एएफसी के बारे में ये बोला जाता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कभी भी एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है। ये क्यों नहीं करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो एएफसी का फॉर्मूला आपको क्या बोला गया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है। तो मेरे को एक बात बताइए, टीएफसी बाय क्वांटिटी का वैल्यू जीरो कब आता है? टीएफसी बाय क्वांटिटी का वैल्यू जीरो तब आता है व्हेन टीएफसी इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है टीएफसी कभी आप लोग का जीरो हो पाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो टीएफसी आप लोग का कभी जीरो होगा ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट आपका रेंट कभी जीरो होगा ही नहीं। अगर आपका रेंट जीरो है मतलब आपने अपने फैक्ट्री को बंद कर दिया। अगर आप अपनी फैक्ट्री को बंद कर चुके हो तो कॉस्ट बढ़ने का कुछ पॉइंट ही नहीं है। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा, एंड इस वजह से कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये वाई एक्सिस को भी टच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वाई एक्सिस को टच करने के लिए इसको देखते हैं। ठीक है। सो एएफसी का जो फॉर्मूला है टीएफसी बाय क्वांटिटी, इसका वैल्यू इंफिनिटी कब आता है? इसका वैल्यू इंफिनिटी तब आता है जब आपका क्वांटिटी जीरो होता है। ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं 10,000 रुपीज का मैं रेंट पे कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उस केस में मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। ठीक है। तो इस वजह से ये वाई एक्सिस को भी कभी टच नहीं करने वाला। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। वाई? बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वाई? बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है इन्फिनिटी। तो ये हमेशा ऐसे लगेगा ये ऊपर से आ रहा है, लेकिन ये कभी भी टच नहीं करने वाला एएफसी के कर्व को। ठीक है। ये कभी टच नहीं करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। एंड एएफसी का कर्व हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ जाता रहेगा, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। सो दैट वाज अबाउट एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हम लोग के दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जिसको हम बहुत प्यार से एवीसी करके बुलाने वाला है। ठीक है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट है। ठीक है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट है। सर इसको आप कैसे निकालते हो? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बच्चा निकाला जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम पहले भी पढ़े कि सर इसका शेप इन्वर्टेड एस शेप होता है। ये इन्वर्टेड एस शेप क्यों होता है? ये इन्वर्टेड एस शेप होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मेरा टीवीसी को इंपैक्ट कर रहा है, तो वही टीवीसी मेरा एवीसी को भी इंपैक्ट करेगा। और उस वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, तो इसका ग्राफ मेरे को दिखने वाला है कुछ ऐसा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ मेरे को दिखने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है। इस ग्राफ के बारे में आप क्या बोल सकते हो? सर इसका शेप यू शेप्ड है। ठीक है, इसको यू शेप्ड बोला जाता है। जैसे एएफसी के शेप को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते थे। ठीक है। टीवीसी का शेप को हम लोग इन्वर्टेड एस शेप बोलते थे। एवीसी के शेप को आप यू शेप बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये यू शेप क्यों है सर? ये यू शेप है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है। सर ये यू शेप है तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? यू शेप है, इसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चा कि पहले आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम रहा था। ठीक है। ये क्यों कम रहा था? क्योंकि मैं अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को बेटर वे में यूटिलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वेरिएबल फैक्टर्स का एफिशिएंसी बढ़ा हुआ है। लेकिन एक पॉइंट के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरा बढ़ने लगा। ये क्यों बढ़ने लगा सर? ये बढ़ने लगा क्योंकि मेरा फिक्स्ड फैक्टर हो गया लिमिटेड, और क्योंकि मेरे वेरिएबल फैक्टर के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि वेरिएबल फैक्टर का एफिशिएंसी कम गया। तो ये कुछ रीजन है क्यों एवीसी फॉल करता है फिर राइज करता है। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया हो। ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं तीसरे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा एवरेज कॉस्ट। सो थर्ड कॉन्सेप्ट इज एवरेज कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट से एसी बोलने वाले हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी जगह में एटीसी करके भी बोला जाता है। एटीसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। एवरेज कॉस्ट को आप कैसे निकाल सकते हो? इसको निकाला जा सकता है टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी, या फिर एवरेज कॉस्ट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इट इज टोटल फिक्स्ड, सॉरी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट का कर्व हम लोग को याद है कि ये इन्वर्टेड एस शेप हुआ करता था। किस कारण की वजह से? एलवीपी की वजह से। सो यही इन्वर्टेड एस शेप का जो टीसी है, ये मेरे एसी को भी इंपैक्ट करेगा। तो जब मैं एसी को, एवरेज कॉस्ट को ग्राफ में बनाने का कोशिश करूंगा, इसका ग्राफ मेरे को दिखने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है।
इसका ग्राफ हमको दिखने वाला है कुछ ऐसा, हमेशा याद रखिएगा। एक्स एक्सिस में आपका होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड वाई एक्सिस में आपके होता है कॉस्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट करके लिख सकते हो एंड ऊपर वाले में एवीसी करके लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो एवीसी के एसी के शेप के बारे में क्या बोला जा सकता है? ये वाला भी यू शेप्ड है। और सर ये यू शेप्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर इस शेप के बारे में आप और क्या बोल सकते हो? इसके बारे में ये बोला जा सकता है कि पहले मेरा एएफसी फॉल करता है। ठीक है, सॉरी, पहले मेरा एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, फिर ये एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है और फिर ये राइज करने लगता है। एवरेज कॉस्ट मेरा फॉल क्यों कर रहा है? वही सारे सेम रीजंस, कि मैं अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को और बेटर वे में यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स का एफिशिएंसी बढ़ा के उनको यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है। एवरेज कॉस्ट फिर क्यों राइज करने लगता है सर? एवरेज कॉस्ट इसके लिए राइज करता है बच्चा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को, मेरा फिक्स्ड फैक्टर्स हो गया सिवियरली लिमिटेड, एंड मेरे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनके बारे में ये बोला जा सकता है कि वेरिएबल फैक्टर्स का जो एफिशिएंसी है वो कम है। तो ये कुछ कारण है क्यों मेरा एवरेज कॉस्ट का कर्व भी यू शेप्ड है, एलवीपी की वजह से। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया हो। एक काम करते हैं, अब एक ही ग्राफ में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये तीन को प्लॉट करते हैं एंड तीनों के बीच में कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये तीन चीजों के बीच में हम लोग का रिलेशनशिप। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व सबसे ऊपर में है, यू शेप्ड है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व उसके नीचे में है, ये भी यू शेप्ड है। एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो भी उसके नीचे भी है। ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि सर एवरेज कॉस्ट का कर्व हमेशा ऊपर में है, उसके पीछे एवरेज कॉस्ट का कर्व बच्चा सबसे ऊपर में है, बिकॉज एवरेज कॉस्ट आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के बनता है। और क्योंकि ये दो अलग अलग चीजों को मिला के बन रहा है, करके ये सबसे ऊपर में। दैट इज आर पॉइंट नंबर वन। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए कि इनिशियली एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में कितना कम डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों कितना नजदीक है। लेकिन आउटपुट जैसे जैसे बढ़ने लगा, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये बढ़ने लगा। ठीक है। तो ये चीज भी हम बोल सकते हैं यहाँ से कि इनिशियली एएफसी एंड एसी आर वेरी क्लोज, बट विद द राइज इन आउटपुट द कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट्स टू राइजिंग। ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एएफसी आपका कंटिन्यूअसली फॉल होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली छोटा होते जा रहा है। ठीक है। एंड वहीं पर अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है इनिशियली कितना ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ने लगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कमने लगा। ठीक है। एंड फाइनली एक ऑब्जर्वेशन हम लोग ये देख सकते हैं कि सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आता है पहले में, एंड एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आता है उसके बाद में। ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस था अबाउट एएफसी, एवीसी एंड एसी। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ इस वीडियो का। इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। सो ये वर्ड मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब हमेशा एन एडिशनल होता है, एक ज्यादा। सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब अगर एक ज्यादा यूनिट को प्रोड्यूस किया जाए तो मेरा टोटल कॉस्ट में कितना चेंजेस आ रहा है, वही मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है। सो अगर मेरी फैक्ट्री में मैं पानी के बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करता हूँ और मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन एक ज्यादा मैं पानी बॉटल को प्रोड्यूस करूँ, तो वो इस डिसीजन के वजह से मेरे टोटल कॉस्ट में कितने चेंजेस आते हैं उसी को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है मार्जिन एमसीएन इज इक्वल्स टू टीसीएन माइनस टीसी एन माइनस वन। या फिर मार्जिनल कॉस्ट को लेकर एक और फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है। जस्ट स्पेशली इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एक नया फॉर्मूला भी ये वाले फॉर्मूला से डिराइव किया जा सकता है, जो कि होता है एमसीएन इज इक्वल्स टू टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस वन। ठीक है। तो आप लोग को आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नया वाला फॉर्मूला कैसे आ गया? तो चलिए इसको देखते हैं ये नया वाला फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है। तो ये जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला था, इसमें एम सी एन इज इक्वल्स टू टी सी एन, क्या मैं टी सी एन के जगह टी एफ सी एन प्लस टीवीसीएन करके लिख सकता हूँ? यस, लिखा जा सकता है। माइनस टी सी एन माइनस वन की जगह टी एफ सी एन माइनस वन माइनस टीवीसीएन माइनस वन। ठीक है। ओके। जब ब्रैकेट्स को खोला जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट बोला गया था, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है। तो आपका ये टोटल टीएफसीएन और टीएफसीएन माइनस वन दोनों सेम है, तो ये दोनों आप लोग का कैंसिल ऑफ हो जाएगा। एंड फाइनली आपके पास बच क्या रहा है? आपके पास बच रहा है टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस वन। सो दैट इज हाउ हमने पाया हमारा तीसरा और नया फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए। ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, मार्जिनल कॉस्ट मेरा डिपेंड करता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा डिपेंड करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को बनाने का कोशिश करूंगा ग्राफ में, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मेरे को कैसा दिखने वाला है, ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है सर, इस शेप के बारे में आप क्या बोलोगे? ये वाले शेप के बारे में बच्चा यही बोला जाएगा कि ये वाला शेप भी मेरा यू शेप्ड है। ठीक है, ये वाला भी यू शेप्ड ही है, थोड़ा सा अलग यू शेप है, लेकिन ये वाला भी यू शेप्ड है। सर ये वाला यू शेप्ड क्यों है? ये वाला यू शेप्ड है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि इनिशियली मेरा मार्जिनल कॉस्ट कमता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को ऑफ। मैं आप लोग से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ सेकेंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।